एपिसोड 6 में हमें हेरल्ड क्लैन के बारे में बताया जाता है। हेरल्ड क्लैन पहले आरागासा के नाम से जाना जाता था और ऐसा माना जाता है कि आरागासा हजारों सालों से समुद्री रास्तों से होते हुए वाइब्रिस कॉन्टिनेंट पर आए थे, क्योंकि उनका जहाज पूरी तरह समुद्र में आए तूफान के चलते डूब चुका था और वो सब मरते मरते बचे थे। वाइब्रिस कॉन्टिनेंट 8 हिस्सों में बटा हुआ था, जिन पर यगस फैमिली के 8 राजा अपने अपने राज्यों को संभालते थे। अभी अचानक से उन सभी के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ जाती है, जिसमें यगस फैमिली के 7 राजाओं की बुरी तरह मौत हो जाती है और उन सभी की राजगद्दी को यासलेट फैमिली के राजा ने अपने कब्जे में कर लिया होता है। किंग यासलेट चाहते थे कि उसके अलावा इस धरती पर कोई और होली किंग नहीं बन सकता। दूसरी तरफ आरागासा को यहाँ रहने के लिए थोड़ी और जमीन की जरूरत थी। तभी किंग यासलेट आरागासा को एक जादुई चिड़िया देता है जो खुद राजा की आवाज निकाल सकता था और जिसे उन्होंने द सॉन्ग ऑफ द येलो बर्ड का नाम दिया था। बदले में आरागासा ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, जिसके मुताबिक आरागासा अब से एक किंग के ऑर्डर को मानेंगे। किंग यासलेट की मदद से आरागासा को इतनी पावरफुल बना दिया गया था कि वो अपने राजा के लिए कोर्ट से भी लड़ सकते थे। आरागासा अपने राजा का कहा मानती थी, जिसके लिए उन्होंने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जो राजा के कभी खिलाफ जाते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि राजा और वाइब्रिस कॉन्टिनेंट के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, जिसकी वजह से किंग यासलेट को अपनी जान गंवानी पड़ी और उनका साम्राज्य फिर से 8 हिस्सों में बट गया था। और दूसरी तरफ आरागासा पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि अब उनके राजा ही नहीं रहे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए राजा के मरने के बाद उन सभी को हमेशा के लिए कैद कर लिया गया। दूसरी तरफ अजादीन एक पेज अपने हाथ में पकड़ा होता है, जो राजा का एक जादुई किताब का टुकड़ा होता है, जिसकी मदद से राजा पावरफुल बनते हैं। वो थोड़ी देर तक उस पेज को देखकर सोचने लगता है और कहता है, अगर मैं ऐसे और पेज को कलेक्ट कर लूं तो क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ पाऊंगा और इस शराब से आजाद हो जाऊंगा? क्योंकि इस कर्ज से आजाद होने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला कि मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके 1 लाख सोने के सिक्के इकट्ठे करने पड़ेंगे, और दूसरा ये कि मुझे किताब ढूंढनी पड़ेगी, तभी मैं खुद को इस शराब से आजाद कर पाऊंगा। तभी वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो बाकी के पेज कहाँ से ढूंढेगा, क्योंकि वो इस धरती पर हर जगह फैले हुए होते हैं। फिर वो बताता है कि उसके पिता की वजह से इस किताब को फाड़कर इसके पन्ने को इस धरती के अलग अलग जगह पर छुपा दिया गया था। वो ये कहता हुआ इस रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा होता है। तभी एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है, जो उसे पहचानने की कोशिश करती है और कहती है, तो ये है बेवकूफ उसी धोखेबाज का बेटा है जिसने हेरल्ड क्लैन को धोखा दिया था। ये देखने में तो एक नंबर का बेवकूफ इंसान लगता है। फिर उसके दिमाग में एक फुद्दूस आइडिया आता है और वो अपने कमान से तीर निकालकर उस पर अटैक करती है। वो तीर उड़ता हुआ सीधा आजादी की तरफ पड़ता है। दूसरी तरफ वो लड़की तीर चलाकर पत्थर के पीछे छिप जाती है। फिर उसे लगता है कि शायद वो मर चुका होगा, इसीलिए वो पत्थर से छांटती है। तभी अचानक से एक छोटा सा पत्थर उसके माथे पर आकर लगती है और वो आकर पीछे गिर जाती है। तभी वो आजादीन आता है और उस लड़की से पूछता है, क्या वो तीर तुमने चलाई थी? तभी वो उनका नाम पूछता है, जिसके जवाब में वो लड़की बताती है कि उसका नाम मीडियम है और लड़का अपना नाम इस्माइल बताता है। और वो कहते हैं कि आजादीन के देखरेख के लिए यहाँ आए थे। तभी वो अपना हाथ दिखाता है जिसमें तीर लगी हुई होती है और कहने लगता है, तो यही देखरेख करने आए थे तुम लोग मेरी? जिसके जवाब में मीडियम कहती है, अब मुझे लगा तुम्हारे पास अब तीर खत्म हो चुके हैं, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें एक तीर गिफ्ट कर दो। इसके जवाब में आजादीन कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुम लोग यहाँ रहकर बोर हो चुके हो, इसीलिए मेरा असिस्टेंस बनना चाहते हो। बेहतर होगा अपने अपने घर चले जाओ, मुझे असिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी आरागासा ब्लड लाइन से हूँ। इसके जवाब में आजादीन कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता कि ब्लड लाइन से हेरल्ड का कोई रिश्ता नहीं है, और अगर तुम लोग यहाँ मेरे लिए काम करने आए हो तो तुम मेरे सबॉर्डिनेट हुए, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझ पर ये तीर चलाया। मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये सिखानी पड़ेगी कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसकी क्या सजा है। तभी वो मीडियम से ऐसे बात करने के लिए माफी मांगता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें इज्जत से पेश आना होगा, फिर चाहे तुम आरागासा के मेंबर हो या फिर मेरा कोई दुश्मन। तभी वो अपनी बचकानी सी हरकत के लिए माफी मांगती है, जिसे आजादीन उसे माफ कर देता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि अरे यार, उसे तो प्यास लगी है, इसीलिए वो उन दोनों से पानी मांगता है। लेकिन मीडियम बहुत गुस्से में होती है और उससे लड़ने के लिए तैयार होती है। उसे गुस्सा होते हुए देखकर इस्माइल उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल नहीं मानती। और यही एपिसोड 6 भी पूरा होता है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि मीडियम आजादीन को उसके पोजीशन के लिए चैलेंज करते हैं ताकि वो उसे हराकर उसकी जगह ले सके। ये सुनकर इस्माइल की तशरीफ लाल हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मीडियम वो आजादीन है, वो बहुत मारेगा तुमको, समझ लो। ये सुनकर आजादीन सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही भड़क गई, आरागासा वालों ने बच्चों को भी बिगाड़ दिया। तभी वो मीडियम से कहता है, तुम्हें पता भी है अगर तुम इसमें हारोगी तो तुम्हें तुम्हारी जान गंवानी पड़ेगी। ये सुनकर वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता
जाती है और अजादीन को चैलेंज करने लगती है। तभी अजादीन सोचने लगता है कि मीडियम शायद उसे हल्के में लेते दिखे है। दूसरी तरफ मीडियम सोचने लगती है तुम्हें हार मान लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ आरागासा ही एक हेराल्ड को हरा सकता है, और वैसे भी मैंने पूरी जी जान लगा दी थी इस पोजीशन को पाने के लिए जहां मैं अभी खड़ी हूँ। इतना कहते हुए मीडियम अजादीन से 100 मीटर दूर जाकर खड़ी हो जाती है और उसे चैलेंज करती है। तभी आसमान में उड़ता हुआ एक उल्लू अजादीन की तरफ से मीडियम का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी आवाज सुनकर मीडियम बहुत हैरान होती है और कहती है ये क्या, ये तो महाराज की आवाज है। फिर हमें पता चलता है कि वो उल्लू एक स्पिरिट होती है जिसके अंदर खुद वहाँ के महाराज की आत्मा कैद होती है और एक महाराज का कहा हम कभी नहीं ठुकरा सकते। अब हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजादीन पानी पी रहा होता है और मीडियम अपने हाथों को पकड़े हुए खड़ी रहती है, लेकिन इस्माइल उसके टेक्निक को देखकर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि अजादीन जिस टेक्निक का यूज करके मीडियम से फाइट करता है वो कोई मामूली टेक्निक नहीं थी, वो एक आरागासा टेक्निक थी जो कि बहुत ही पावरफुल मानी जाती है जिसे हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अजादीन उसी टेक्निक का यूज करके मीडियम पर अटैक करता है, लेकिन मीडियम अपने मैजिक की वजह से उस अटैक से बच जाती है। लेकिन इस्माइल को लगा नहीं था कि अजादीन को जादू भी आती है और उसने सबसे पावरफुल मैजिक का यूज किया था। दूसरी तरफ मीडियम अजादीन के अटैक से बचने की कोशिश करती है और अजादीन की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर एक बड़े से पत्थर पर पड़ती है जिसके पास अजादीन खड़ा होता है। वो उसे देखते ही उस पर अटैक करती है और उसके अटैक से अजादीन की बॉडी 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसे देखकर मीडियम को लगता है कि अजादीन शायद अब मर चुका है, लेकिन वो अपने मैजिक से वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तभी वो अपने मैजिक से उस पर अटैक करती है, लेकिन अजादीन उस अटैक को डॉज कर लेता है और एक जोर का पंच उसे मारता है और वो सीधा उड़ती हुई एक बड़े से पत्थर से टकराती है और हार जाती है। ये देखकर इस्माइल काफी भड़क जाता है और उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी महाराज की आवाज सुनाई देती है ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और मीडियम इस चैलेंज को हार चुकी है। अब उसकी किस्मत अजादीन के हाथों में है और इस्माइल तुम्हारी इंटरफेरेंस की वजह से तुम भी इस लड़ाई में शामिल हुए थे, इसीलिए अब से तुम्हारी भी किस्मत अजादीन के हाथों में है। इस लड़ाई को हार कर मीडियम बुरी तरह टूट चुकी होती है और अपने खंजर से खुद की जान लेने की कोशिश करती है। तभी अजादीन अपने मैजिक से उससे खंजर छीन लेता है और नीचे गिरा देता है। फिर अजादीन कहने लगता है मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाली हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं लड़ाई हारने पर तुम्हारे पास खुदकुशी करने का भी अधिकार नहीं होता। तुम सिर्फ और सिर्फ तब मर सकती हो जब मैं मरूंगा या फिर जब मैं तुम्हें मरने के लिए कहूंगा, और तुम्हें मुझे बिना जाने इस लड़ाई के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो और किस तरह के बच्चे हो तुम लोग। ये कहता हुआ वो इस्माइल को उसका वाटर बोतल दे देता है और कहने लगता है आज के लिए इतना सबक तुम दोनों के लिए काफी था और अब मैं तुम दोनों को आजाद करता हूँ। बस ऐसा समझो कि ये लड़ाई कभी हमारे बीच हुई ही नहीं, और अगर वैसे भी अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम दोनों का रिकॉर्ड कम कर दिया जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो दोनों भी इसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। तभी अजादीन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मुझे किसी गुलाम की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम दोनों वापस अपने घर की तरफ चले जाओ। पर वो दोनों नहीं मानते और इसी के साथ हो लेते हैं और यही एपिसोड 7 भी पूरा होता है। एपिसोड 8 शुरू होते ही हमें बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वाइपरिस कॉन्टिनेंट के महाराज और आरागासा क्लैन एक दूसरे के लिए काम करते थे। अगर कोई राजा के खिलाफ जाता तो उसे भयानक मौत दी जाती थी। एक समय था जब वो कॉन्ट्रैक्ट लॉयलिटी और ओनर की सिंबल हुआ करते थे, लेकिन राजा के मरने के बाद वो एक भयानक शराब बन गई क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब आरागासा क्लैन हमेशा के लिए राजा के गुलाम थे। फिर अचानक से आरागासा क्लैन ने वाइब्रिस कॉन्टिनेंट के तारासर किंगडम पर अटैक करके उसे हरा दिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया था, और वहाँ से उन्होंने जादुई किताब हासिल कर ली जिसे द बुक ऑफ द डिवाइन किंग कहा जाता था। लेकिन कुछ ही समय बाद वो किताब एक आकरे नाम के शख्स ने चोरी कर ली और वहाँ से फरार हो गया, और कुछ ही समय बाद उसे पकड़कर कैद भी कर लिया गया था। तभी एक राजा वहाँ आते हैं और उससे उस किताब के बारे में पूछते हुए कहते हैं धोखेबाज कहीं के, हमें बताओ कि तुमने वो किताब कहाँ छुपा कर रखा है, वरना तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के शराब से मर जाओगे। अगर तुम इतनी भयानक मौत से नहीं मरना चाहते तो वो किताब मुझे ला कर दे दो। वो लोग आकरे को रोज रोज आकर उसे धमकियां देते, पर वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता, और एक वक्त आ गया जब वो लोग इससे पूछना ही बंद कर दिए। आकरे ने उस किताब के सभी पन्नों को फाड़कर एक पहाड़ से नीचे फेंक दिया था, इसीलिए आकरे पहला इंसान बना जो इस कॉन्ट्रैक्ट की शराब से भरा। इसी कर्ज की वजह से उसने 2 बच्चे को जन्म दिया और उनका नाम अजादीन और अराइल रखा था, जिनमें अराइल हेराल्ड क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बनी और दूसरी तरफ अजादीन को लोग बेवकूफ मानने लगे। फिर हमें उस रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ अजादीन उन्हें अपने साथ आने के लिए मना कर रहा होता है। तभी मीडियम उसे एक लेटर देती है और कहती है कि वो लेटर सलाजमा की रीजनल हेड से आया होता है। जैसे लेटर को पढ़ता है तो पता चल जाता है कि अब
ये आगे किताब को ढूंढना होगा। ये सुनकर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब उसे सलाजमा डालना होगा वहाँ के रीजन हेड से मिलने के लिए। अजादीन वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं क्योंकि वो दोनों भी वहीं जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे होते हैं और सुबह हो चुकी होती है। आराम करने के बाद वो दोनों वहाँ से सलाजमा के लिए रवाना होते हैं। तभी मीडियम की नजर इन झरने पर पड़ती है और वो दोनों झरने से पानी भरने लगते हैं। तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं। वहाँ कुछ लोग खड़े होकर कह रहे होते हैं, आखिर तुम्हें मेरे झरने से पानी भरने का अधिकार किसने दिया? इसके जवाब में अजादीन कहता है, मुझे तुमसे लड़ने की कोई शौक नहीं है, इसीलिए तुम मुझे बता दो अगर इसके बदले तुम्हें कुछ चाहिए तो। ये सुनकर वो कहता है, मुझे बदले में तुम सबकी जान चाहिए। तभी अजादीन कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए? ये सुनकर वो शख्स कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा? और दूसरा बंदा कहता है, वैसे तुमने ये मास्क क्यों पहना है? क्या तुम कोई जोकर वो करो? उसके तुरंत बाद वो शख्स ऑर्डर देता है कि इस लड़की को कैद कर लो और उन दोनों को जान से मार दो। थोड़ी देर बाद वो सभी अजादीन से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं ताकि अजादीन उन्हें जिंदा छोड़ दे और कहते हैं, हम सभी एक आम इंसान हैं जिन्होंने मार्गरेब काजिल के लिए किताब ढूंढने के लिए यहाँ आए थे। उन्हें किसी जादुई किताब की तलाश है। आखिर आप ही बता दो हम वो किताब कैसे ढूंढ पाएंगे जिसे हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। ये सुनकर मीडियम को लगता है कि ये लोग बहाना बना रहे हैं और हो सकता है कि ये कोई चोर हो जो हमसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उन सबको मारने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे अजादीन वहाँ पर रोक लेता है। तभी इस्माइल कहता है, अगर हम इन्हें जिंदा रखेंगे तो ये हमारे बारे में किसी को पक्का बता देंगे, इसीलिए इन्हें मार देना ही अच्छा होगा। जिसके बारे में अजादीन कहता है, अपने फायदे के लिए किसी की जान लेना अच्छा नहीं होता क्योंकि हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें लगा था कि अजादीन उन्हें जान से नहीं मारेगा और जाने देगा, लेकिन उन्हें इस बात का घंटा पता नहीं होता कि अजादीन को झुनझुनों से कितना लगाव था। इसीलिए वहाँ से जाने से पहले वो उन सभी लोगों के प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर देता है ताकि वो आगे चलकर ऐसी दोबारा कोई गलती ना कर बैठे। दूसरी तरफ ये लोग बुरी तरह जख्मी होते हैं और वहाँ से जा रहे होते तक अचानक से एक मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देता है जो बुरी तरह इन्हें मारता है और इनके बॉडी को अपने साथ रख लेता है। ऐसा करके वो वहाँ खड़े सभी लोगों को अपने साथ अपने बॉक्स में रख लेता है ताकि वो आगे चलकर उन्हें खा सके। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस जंगल से बाहर निकलता है वैसे ही उसकी नजर एक छोटे से गाँव पर पड़ती है जो चारों तरफ से एक किले से ढका हुआ होता है और यही एपिसोड 8 भी पूरा होता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग इस कड़कती धूप में रेगिस्तान से होते हुए सलाजमा की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मीडिया कहती है, मुझे लगा था कि तुम उन्हें जान से मार दोगे पर फिर भी तुमने उन सबको जाने दिया। वैसे तुमने कुछ गलत तो नहीं किया क्योंकि मैंने तो उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार तक निकाल ली थी। जिसके जवाब में अजादीन कहता है, बिना किसी को अच्छे से जाने उसके बारे में ऐसा सोचना गलत होता है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि बिना आंखों के जीना कितना मुश्किल होता है। जहाँ तक मुझे लगता है किसी को इस हालत में जिंदा छोड़ देने से उन्हें सही बनने का एक मौका तो जरूर मिलता है और वो खुद को बदलना पसंद करते हैं। उसके बाद वो कहने लगते हैं, हालांकि मुझे उन लोगों की बातें सता रही है क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस जादुई किताब को मार्गरेब काजिल ही ढूंढ रहा है। तभी इस्माइल कहता है, लेकिन वो इस किताब को क्यों ढूंढेगा जबकि वो इस लड़ाई में तो हार चुका था ना। हो सकता है वो इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो अपना रैंक वापस इस किताब की जादू की मदद से हासिल कर सके। ये सुनकर अजादीन कहता है, मुझे लगता है अब मुझे अपना मास्क उतार लेना चाहिए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक हेरल्ड क्लैन से हूँ। हमें यहाँ सारे कदम संभाल कर रखने होंगे जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। जैसे ही अजादीन अपना मास्क निकालता है वो दोनों उसका चेहरा देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि अजादीन के पास उसकी आंखें नहीं होती। ये देखकर वो दोनों सोचने लगते हैं। तभी अजादीन अपना यूनिफॉर्म चेंज करता है और ब्लाइंड बनने की एक्टिंग करने की कोशिश करता है ताकि कोई उसे पहचान न ले। ये देखकर इस्माइल पूछता है, तुम बिना आंखों के उस लड़ाई को कैसे जीत गए थे? इसके जवाब में अजादीन कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं बिना आंखों के भी देख सकता हूँ। ये देखकर मीडियम उससे पूछने लगती है कि आखिर उसकी आंखें ऐसी क्यों है। जिसके बारे में अजादीन कहता है, जब मैं छोटा सा था तब मेरी बहन ने अपने स्वॉर्ड से मेरे दोनों आंखों को फोड़ दिया था और उसने कहा था कि मैं आगे चलकर ठीक हो जाऊंगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उसकी वजह से आज मैं अंधा बनने की एक्टिंग कर सकता हूँ और जब तक अकेला था तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन अब से तुम दोनों भी मेरे साथ हो तो मुझे संभल कर कदम उठाने होंगे। उसके बाद फाइनली वो सब मार्गरेब काजिल के राज्य में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक किला दिखाया जाता है। वो पास आकर देखते हैं कि किले के बाहर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मीडियम बताती है कि वो दोनों यहाँ पहले भी आ चुके हैं। जिसके जवाब में अजादीन उनसे पूछता है, क्या पहले भी यहाँ की हाल ऐसी ही थी? फिर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स किले के अंदर जा रहे लोगों के सामानों को चुराने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक शख्स आता है और अजादीन से पूछने लगता है कि क्या वो अंधा है। जिसके जवाब में अजादीन कहता है, हाँ मैं नहीं देख सकता हूँ और ये दोनों अनाथ बच्चे मेरे ही साथ है। तभी वो उस शख्स से पूछता
है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिसके बारे में वो बताता है कि एक र्यूमर्स फैल चुकी है, एक जादुई किताब की कॉपी इस धरती पर कहीं भी दिखने लगी है, जिन्हें हेरल्ड क्लैन ने बनाया था। लोग उन्हीं की तलाश कर रहे हैं और इसे ढूंढने के लिए मार्ग्रेव काजिल का खुद का बेटा भी शामिल है। ये सुनकर अज़ादिन सोचने लगता है इसका मतलब उसका एक और बेवकूफ बेटा है। ये सब ठीक नहीं लग रहा। खैर, इनसे मुकाबला करने में थोड़ी परेशानी तो होने वाली है। दूसरी तरफ एक सोल्जर एक फार्मर का पैसा ले लेता है और फार्मर उनसे कहता है, मैं इन पैसों से अपना घर चलाता हूँ, तुम्हें तो डिवाइन किंग की बुक चाहिए थी ना, फिर तुम मेरे पैसे क्यों ले रहे हो। ये सुनकर उस सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और वो इस फार्मर को बहुत बुरी तरह पीटता है, जिससे वो नीचे गिर पड़ता है। तभी एक सोल्जर कहता है, ग्रीमोयर किसी का भी शेप ले सकता है, क्या पता ये पैसा ही ग्रीमोयर हो, इसीलिए पहले हम इस पैसे को अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद अगर ये ग्रीमोयर नहीं निकलेगा तो हम तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। तभी उसकी बेटी वहाँ आती है और कहती है, तुम लोग मेरे पापा के पैसे छीन रहे हो, ये गलत बात है। जिसके जवाब में वो सोल्जर कहता है, तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम हमसे बदतमीजी करोगी तो तुम भी पीटोगी। ये सुनकर उसका बाप अपनी बेटी को गले लगा लेता है और कहता है, तुम एक बच्चे से ऐसा कैसे बात कर सकते हो, ये तो एक तरह का हिंसा है। ये सुनकर वो सोल्जर्स उसकी पिटाई कर देता है। ये सब होता देख मीडियम को बहुत गुस्सा आता है, पर वो लोग खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं और वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तभी एक सोल्जर्स इसके पास आकर उसके कानों में कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो सभी बहुत घबरा जाते हैं। और दूसरी तरफ अज़ादिन उनकी बातें सुन लेता है क्योंकि उसका सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छा होता है। सभी सोल्जर्स अपने सामान लेकर अंदर भाग रहे होते हैं। ये होता देखकर वहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी कुछ गाँव वाले कहते हैं कि इस गांव में कुछ मॉन्स्टर्स घुस आए हैं। उसके बाद वो सोल्जर्स किले का मेन गेट बंद कर देते हैं और वहाँ खड़े सभी लोगों को किले के बाहर ही छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ काजेल का बेटा जारकीव अपने सभी सोल्जर्स के साथ वापस अपने महल की तरफ रवाना होने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और बताता है कि कुछ मॉन्स्टर्स इस गाँव में घुस आए हैं, अब वो लोग क्या करेंगे। अभी तारकीब कहता है, उस मॉन्स्टर को जान से मार दो और सभी गाँव वालों का ख्याल रखो, क्योंकि तुम तो एक सोल्जर हो ना और तुम्हें इसकी पूरी ट्रेनिंग भी मिली है। ये सुनकर वो सोल्जर बहुत हैरान होता है और कहता है, ठीक है, पर कम से कम लोगों को तो अंदर आने दीजिए महाराज। ये सुनकर तारकीब कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम एक सोल्जर हो जो लोगों की हिफाजत कर सकता है। इतना कहकर वो लोग गांव वालों को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस सोल्जर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करेगा। तभी उस मॉन्स्टर्स के आने की आवाज की वजह से पूरी जमीन थर-थर कांपने लगती है। दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें इस मॉन्स्टर ने कैद करके बॉक्स में रखा था ताकि वो इन्हें बाद में खा सके, वो लोग अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो उस बॉक्स में से झांकते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया इस गांव पर। तभी एक शख्स ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है कि दूर गांव में एक बहुत ही भयानक आग लगी है और लोग चिल्ला रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ अज़ादिन और उनकी टीम यहाँ इस गांव में फंसे होते हैं और यही एपिसोड 9 भी पूरा होता है।